एक थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री, वो भी एक अपोकलिप्टिक वर्ल्ड के अंदर। मैं बात कर रहा हूं जियो हॉटस्टार पे रिसेंटली जिसका सीजन 2 आया है, यानी कि पैराडाइज की। देखो, पैराडाइज एक ऐसी सीरीज थी जिसपे मैं ब्लैंक माइंड गया था, मतलब मैंने उसका ट्रेलर टीजर भी नहीं देखा था। और जैसे ही 30 मार्च 2026 को इसका सीजन 2 का फिनाले लॉन्च हुआ, मैंने मॉक टेल में पढ़ा कि भाई इसका फिनाले आ चुका है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस सीरीज को एनालाइज किया जाए। तो मैंने ये सीरीज देखना शुरू कर दिया, और माय गॉड, पूरा सीजन 1 मैं अपनी सीट से चिपका हुआ था, क्योंकि सीजन 1 ऑफ कोर्स एक बहुत ही अच्छा शो था। और अपने आप में इंडिविजुअली देखा जाए तो सीजन 1 में ही कहानी खत्म हो जाती है, बस एक चीज को छोड़ के। और ये एक स्पॉइलर रिव्यू होने वाला है, क्योंकि हम एक छोटी सी छोटी डिटेल की बात करेंगे और कुछ फैन थ्योरीज की भी बात करेंगे। इस पूरी की पूरी सीरीज को थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा डेप्थ में देखेंगे कि आखिर क्यों ये सीरीज हमें पसंद आती है। सीरीज का प्लॉट जो है वो एक क्लीशे प्लॉट की तरह शुरू होता है, क्योंकि एक प्रोटैगनिस्ट है जो एक मर्डर मिस्ट्री को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। अब ये भी कोई ऐसी वैसी मर्डर मिस्ट्री नहीं है, ये है अपने प्रेसिडेंट का मर्डर। जो एक ऐसी दुनिया का प्रेसिडेंट है जो एक वॉल्केनो की अंडरग्राउंड में रहती है। और ये तब हुआ जब अपोकलिप्स आया। अपोकलिप्स कैसे आया? एक वॉल्केनो के फटने से आइस मेल्ट हो गई, और उस आइस के मेल्ट होने के वाटर लेवल बढ़ गया, और फिर सुनामी की वजह से पूरा का पूरा, अपोकलिप्स की वजह से सारे जितने भी चुनिंदा कुछ ह्यूमन बीइंग्स थे, वो सब एक पैराडाइज नाम की जगह पे ट्रांसफर हो गए। और वो इतनी स्ट्रांग थी कि वो न्यूक्लियर ब्लास्ट को भी होल्ड कर सकती है। अगर कोई अंदर है तो, अगर बाहर न्यूक्लियर ब्लास्ट हो तो पता भी नहीं चलेगा। और सीरीज में धीरे धीरे हम कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस होते जाते हैं, तो हमारा मेन कैरेक्टर ही आता है स्टर्लिंग ब्राउन का, जिसको मैंने पहले ब्लैक पैंथर में देखा था और बहुत सारे टीवी शोज मूवीज में देखा था, लेकिन यहाँ पे उनका एक मेन लीड कैरेक्टर है, तो एक बड़ी बात है। और वो इसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी हैं। और यहाँ पे हमें जो जेवियर कॉलिंस का कैरेक्टर है, वो सिक्योरिटी गार्ड है अपने प्रेसिडेंट का। तो यहाँ पे हमें फ्लैशबैक्स के साथ स्टोरी दिखाई गई है, ताकि हमें ज्यादा कॉन्टेक्स्ट मिले इस पूरी सिचुएशन का। तो अपना जेवियर कॉलिंस जाता है सीधा अपने प्रेसिडेंट के पास, क्योंकि उसका डेली का रूटीन होता है। व्हाइट हाउस में जितने भी प्रोसीडिंग्स होती हैं, वो अपने प्रेसिडेंट की रक्षा करता है कि उनको कुछ हो ना गया। लेकिन फॉर हिज सरप्राइज, प्रेसिडेंट वॉज ऑलरेडी डेड। और एक और इस पे लेयर ये ऐड हो जाती है कि लास्ट टाइम जिस बंदे ने लास्ट टाइम प्रेसिडेंट को जिंदा देखा था, वो भी जेवियर कॉलिंस था। और उनकी डेथ के बाद भी पहला बंदा जेवियर कॉलिंस ही उनको देख रहा है। और देखते ही वो अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। और जेवियर कॉलिंस ने भी प्रेसिडेंट को मारने की धमकी दी हुई होती है। वो चाहता है कि वो मर जाए। अब इसके पीछे एक पूरी बैक स्टोरी है, जो हमें एपिसोड 7 में पता चलेगी। माय फेवरेट एपिसोड, क्योंकि एपिसोड 7 में ये फ्यूचर और पास्ट का जो ऐसे मिक्सचर करके दिखाते हैं, वो प्रेजेंट नहीं है। नहीं, वो प्रेजेंट नहीं है। वो एक वनर एपिसोड है, मतलब कि अगर आप उस सीरीज के कॉन्टेक्स्ट के अलावा भी उसको देखो तो ब्रिलियंटली मेड एपिसोड है। और वो हाईएस्ट रेटेड एपिसोड भी है। मैं बात कर रहा हूं कि इसमें पहला एपिसोड ही फोकस करता है सिक्योरिटी गार्ड जेवियर कॉलिंस और अपने प्रेसिडेंट, जिसका कैरेक्टर प्ले किया है जेम्स मार्स्टन ने। और जेम्स मार्स्टन बहुत ही बढ़िया एक्टर हैं, जिनकी परफॉर्मेंस मुझे काफी पसंद आई इस पूरी सीरीज में थ्रू आउट। उनके कैरेक्टर को लेकर थोड़ी प्रॉब्लम्स है, जिसको मैं आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन एज फार एज परफॉर्मेंस इज कंसर्न्ड, जेम्स मार्स्टन ने पूरी तरीके से अपने रोल को अच्छी तरीके से निभाया है। मैं बात कर रहा हूं कि एपिसोड 1 की शुरुआत में ही हमें बता दिया जाता है कि प्रेसिडेंट का मर्डर हो चुका है। और प्रेसिडेंट के मर्डर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए अलग अलग क्लूज ढूंढता है जेवियर कॉलिंस। फर्स्ट 30 मिनट्स तक वो किसी को नहीं बताता, वो सबसे बात छुपा के रखता है। लेकिन जब सिचुएशन हाथ से बाहर निकल जाती है, जो ऑलरेडी निकल चुकी है, तो फिर जाके वो पूरी दुनिया को, जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं,
उनको कंफर्म कर देता है कि ये सब हो चुका है। और पहला एपिसोड इसी बारे में है कि उनकी रिलेशनशिप कैसी थी प्रेसिडेंट और जेवर कॉलिंस के बीच की। और फिर लास्ट में हमारा चलता है कि ये पूरी की पूरी जगह जिसको हम रियल समझ रहे थे वो पूरी आर्टिफिशियल दुनिया है। ऐसा समझ लो कि द न्यू द ट्रू मैन शो की दुनिया जैसी दिखने वाली दुनिया, वो भी फॉल आउट के वर्ल्ड में। अब फॉल आउट मैंने देखी है, लेकिन फॉल आउट एक अनरियलिस्टिक स्टोरी है जिसमें एडवेंचर्स भरे पड़े हैं। वहां पे आपको एक बंदा आयरन मैन जैसा सूट पहनता हुआ दिख जाएगा। वहां पे आपको स्कैवेंजर्स दिखेंगे, बहुत अलग अलग तरीके की चीजें इंट्रोड्यूस होंगी, क्योंकि वो एक फैंटेसी जॉनरा था। लेकिन ये थोड़ा रियलिस्टिक लगता है, थोड़ा ग्राउंडेड अप्रोच लगती है। सीजन 1 की बात करें तो पैराडाइज की, पैराडाइज एक बहुत ही बढ़िया शो है। अगर मर्डर मिस्ट्री की बात करें, सीजन 1 से ही हमें लगता है कि धीरे धीरे चीजें बिल्ड हो रही हैं। मर्डर मिस्ट्री के थ्रू हमें अलग अलग कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और सबकी बैक स्टोरी अवेलेबल है। जो इस लॉन्ग फॉर्मेट का सबसे बड़ा फायदा होता है कि आप अगर इस फॉर्मेट को देखें तो हर एपिसोड के एंड तक एक बड़ा क्लिफ हैंगर आता है, जिससे हमें उस अगले एपिसोड की उत्सुकता और बढ़ती है। और हर एपिसोड पर्टिकुलरली 3 एक्ट स्ट्रक्चर्स फॉलो करता है कि हर एपिसोड का एक सेटअप दिखाया जाता है, फिर बीच में कॉन्फ्लिक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं और लास्ट में हमें पे ऑफ मिलता है। और ये हर एपिसोड की कहानी है। और धुरंधर भी देखा जाए तो एपिसोडिक ही थी। हर चैप्टर एक एपिसोड की तरह माना जा सकता है। अगर धुरंधर थिएटर में नहीं आती तो वो एक 7 घंटे की वेब सीरीज हम घर में बैठ के देख सकते थे, लेकिन अच्छा थिएटर में देखा तो बहुत मजा आया। लेकिन ये जो माल मटेरियल है पैरासाइट, आई एम नॉट जोकिंग, ये काफी बढ़िया है। और कहीं ना कहीं जैसी सीरीज इंडिया में तो बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बजट इसका काफी शानदार बेमिसाल है। क्योंकि बजट की बात करें तो पूरा का पूरा सेट बहुत बढ़िया A1। क्योंकि दो दो चीजें हैं। पहले हमें दिखाया जाता है रियल वर्ल्ड जो उस दिन था, जैसे जो अपोकलिप्स आने पहले रियल वर्ल्ड कैसा था वो चीज दिखाई जाती है। फिर अपोकलिप्स आने के बाद पैराडाइज के अंदर की सिचुएशन कैसी है। और सीजन 2 एक्सप्लोर करता है पैराडाइज के बाहर जो लोग बच गए। ऑफ कोर्स, तो यहाँ पे मैं अपने फेवरेट एपिसोड 7 की बात करेंगे। तो कैरेक्टराइजेशन की बात करें तो जो एपिसोड में प्रेसिडेंट कैल ब्रैडफोर्ड का कैरेक्टर है वो हमें काफी भोंदू सा लगता है। कहीं ना कहीं वो एक प्रेसिडेंट है, तो उसके डिसीजंस पे जो फर्मनेस होनी चाहिए, उसकी जो कंट्रोल होना चाहिए पूरे के पूरे व्हाइट हाउस पे, वो हमें देखने को नहीं मिलता है। जबकि ऐसा लगता है कि वो पपेट है और उसको मिलियनर कॉर्पोरेट कंट्रोल कर रहा है। अब ऐसा रियल लाइफ में भी देखा जा सकता है कि एक गवर्नमेंट को पैसे के दम पे कॉर्पोरेट कंट्रोल कर रहा है। लेकिन सिंस हमें ये भी बता दिया जाता है एक एपिसोड में कि उसको कभी प्रेसिडेंट बनना ही नहीं था, उसे एक स्कूल टीचर बनना था, अपने जेम्स मार्स्टन के कैरेक्टर को। तो यहाँ पे हमें उसका भी एक कैरेक्टर आर्क दिखाया है कि कैसे वो भी एनिमल ही चल गई वापस वहां पे। पापा मेरी वो अपने डैड को इम्प्रेस करता है पूरी जिंदगी, और उसका डैड उसे भाव नहीं देता। उसका डैड उसे बार बार नकम्मा निकारा बोलता रहता है। तो ये चीज भी देखने को मिलेगी। साथ में जो दो रिलेशनशिप्स दिखाए हैं बाप और बेटे के। एक रिलेशनशिप होता है कैल बेलफोर्ड और उनके डैडी का, जो हमारे प्रेसिडेंट है। और एक रिलेशन होता है जेवियर कॉलिंस और उनके डैडी का, जो हमें दिखाया जाता है। और कहीं ना कहीं दोनों में ये डिफरेंस है कि जेवियर के डैड जो होते हैं वो काफी लिबरल होते हैं, और वो जब अपने बेटे को पायलट नहीं बनता देखते तो इतने डिसहार्टेंड नहीं होते हैं, और उनका बेटा जो बनता है वही बनने देते हैं। और जो अपने जेम्स मार्स्टन के कैरेक्टर के डैडी होते हैं वो तो उस पे काफी चीजें इम्पोज करते हैं, जैसे कि पॉलिटिक्स में ज्वाइन करना, प्रेसिडेंट बनना। वो सब उनका कभी सपना था ही नहीं हमारे प्रेसिडेंट का। लेकिन वो एक दिल के अच्छे इंसान है। ये हमें एपिसोड 7 में पता चलता है, जब एपिसोड 7 में एक ब्लू बटन दबा के
एपिसोड 7 की शुरुआत ही काफी टेंस होती है। किसी को आइडिया नहीं होता कि अपोकलिप्स आने वाला है, टीवी पे न्यूज चल रही है, पूरा दिन नॉर्मल है। और कभी कभी टेंशन का माहौल क्रिएट किया जाता है, लेकिन कुछ होता होता है नहीं। लेकिन अपोकलिप्स तो आ चुका था। और ये बात हमें इसलिए बताते क्योंकि हम पूरे एपिसोड 7 तक यही देखते आ रहे थे कि कैसे इस न्यू वर्ल्ड में लोग एडजस्ट कर रहे हैं। तो हमारे लिए तो ये एक बहुत बड़ी रियलिटी थी, लेकिन उन लोगों का एकदम कोई भी आइडिया नहीं था कि वर्ल्ड का क्या हाल होने वाला है। और यहाँ पे मार्सडन तैयार कर रहे थे एक अच्छे से नए दुनिया में जाने के लिए। और वहां पे हमें दिखते हैं कि कैसे जेवियर और मार्जिन एक दूसरे को कम्युनिकेट कर रहे हैं। जेवियर बार बार अपनी वाइफ टेरी का जिक्र लाता है कि टेरी को अटलांटा से निकलवाना होगा, टेरी को न्यू वर्ल्ड में लेके जाना होगा। और ये बात जेम्स मार्सडन का कैरेक्टर समझता है। और ये चीज मुझे थोड़ी सी यहाँ पे जेवियर के कैरेक्टर में एक शॉर्ट कमी लगी कि भाई क्या वो अपनी बीवी को इतना भी नहीं मना पाया कि तुम्हें अटलांटा में नहीं, यहाँ पे फैमिली के साथ रहना चाहिए। जब उसको पता था कि कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, एक्सटेंशन लेवल एक्सिस्टेंशियल एकदम वर्ल्ड एंडिंग थ्रेट आने वाला है, उसको हिंट मिल चुका था, लेकिन फिर भी उसने वो चीजें नहीं करी जो करनी चाहिए थी। एक स्ट्रॉन्ग हस्बैंड तब नहीं रहा और अपनी वाइफ को अपने मन का करने दिया, और उसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए। सीजन 1 तक तो लग रहा था कि शी इज गॉन, वो मर चुकी है, लेकिन सीजन 2 में लगा कि नहीं, शी वॉज अलाइव। और फिर लास्ट में मिल ही जाती है, पूरी फैमिली रियूनाइट हो ही जाती है सीजन 2 में। सीजन 1 की बात करें तो सीजन 1 एक परफेक्ट बोलूंगा मैं कि भाई उसमें एक कमिंग यही शॉर्ट कमिंग यही थी कि वो कैरेक्टर जो इतना कुछ कर रहा है अपने जेवियर्स के लिए, कि जेवियर ही एक ऐसा इंसान है जिसको वो न्यू वर्ल्ड में लेके जाना चाहता था। मतलब कि जैसे ही पहले तो वो एक प्रेसिडेंट वाले काम करता है कि इन्फॉर्मेशन छुपाने की कोशिश करता है अमेरिका की पब्लिक से, लेकिन फिर उसे रियलाइजेशन होता है, फिर वो सबको सच बता देता है कि अपोकलिप्स आने वाला, अपनी फैमिली के साथ रहो। लेकिन वो लोग उल्टा ही करते हैं। अमेरिका की पब्लिक प्रेसिडेंट पे हमला कर देती है, जिससे कई लोग मारे जाते हैं। सिक्योरिटी पर्सनल्स उनकी डेथ के रिस्पॉन्सिबल अपने प्रेसिडेंट ही हैं, लेकिन कोई बात नहीं, प्रेसिडेंट को जो सही लगा उन्होंने किया। जो मैं बोलूँगा एक डम मूव था, क्योंकि अगर उन्हें पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है तो पहले ही बता देना चाहिए था। जेवियर को भी बता देते तो जेवियर भी अपनी वाइफ टेरी को रोक लेता, अगर टेरी को बता देते तो टेरी भी रुक जाती, और बहुत कुछ हो सकता था। लेकिन अमेरिका की गवर्नमेंट ने इंफॉर्मेशन छुपाई और फिर लास्ट में उन्होंने बता दिया। तो पैनिक तो क्रिएट हुआ ही, लेकिन उससे कुछ फायदा हुआ नहीं, उल्टा और लोगों के अंदर निराशा है। मैं बोलूंगा कि सबसे बुरा तो मुझे मार्शा के कैरेक्टर के लगा, जो अपनी प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी थी। बार बार वो जेवियर ने बोल जा रही थी कि प्लीज एडवर्ड का ख्याल रखना, एडवर्ड का ख्याल रखना, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया जेवियर का कैरेक्टर। और इतना सेल्फिश था कि वो प्रेसिडेंट को बोला था कि तुम्हारी वजह से मेरी बीवी न्यू वर्ल्ड में जा पाएगी, तुम्हारी वजह से ये, तुम्हारी वजह से वो। उससे इतना भी अंदाजा नहीं था कि उस प्रेसिडेंट की वजह से ही वो जिंदा है, उसके बच्चे जिंदा रहने वाले हैं और न्यू वर्ल्ड में एंटर करने वाले हैं। इतना भी नहीं उसे डिसेंसी थी, और उसको फिर बाद में बोलता है कि भाई मैं चाहता हूँ कि तुम मर जाओ, तुम्हें मरा हुआ देखना चाहता हूँ। मैं बोल रहा हूँ, मेरे को शुरुआत में बिली पेस का कैरेक्टर काफी पसंद आया था, क्योंकि बिली पेस की जो बैक स्टोरी दिखाई है, उसमें एक फोरशैडोइंग तो करी दी थी कि उसके बचपन को दिखाते हैं, जिसमें उसको चूज करना होता है कि उससे या तो अपने अंकल के साथ रहना पड़ेगा या तो अपने डॉग के साथ रहना। तो वो डॉग को चूज करता है, अंकल को शूट कर देता है, जबकि उसको पता था कि अगर वो अंकल को शूट करेगा तो उसे जुवेनाइल जस्टिस में जाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी वो अपने डॉग को सेव कर लेता है, और ये मुझे बिल्ली की काफी अच्छी बात लगी। ऑफ कोर्स उसके साथ जो भी होता है वो बहुत ही ज्यादा दुख देता है, बहुत ज्यादा बुरा लगता है उस कैरेक्टर के लिए कि उसने बस एक छोटी सी चीज मांगी, दैट इज अपने अपनों का साथ, और उसकी उसको प्राइस पे करना पड़ा। उसने जेवर की फैमिली को बचाने के लिए वो सिंटारा से भिड़ गया। मतलब कि भाई ने धमकी दे दी सिंटरा को, और सिंटरा ने उसको इसको मारने के लिए असैसिन भेज दिया। वो भी उसके साथ प्लांट किया हुआ था एक असैसिन जिसका नाम था जेन। जेन का कैरेक्टर अब मुझे पहले से शक था कि वो कुछ तो गड़बड़ कर सकती है, क्योंकि
पूरी की पूरी दुनिया में जिसमें 25,000 लोग हैं और 25,000 में से हर एक को हैंड पिक किया गया है थेरेपिस्ट की टीम के द्वारा। ऑफ कोर्स वो पहले सिंटारा की अपनी थेरेपिस्ट होती है, लेकिन समैंथा, जो उसको सिंतारा भी बोल सकते हैं, तो समैंथा उस थेरेपिस्ट को ही वो जॉब देती है कि भाई तुम ही चूज करो कि कौन कौन उस डोम के अंदर जा सकता है। ऑफ कोर्स उस डोम के अंदर जो रिच और पावरफुल लोग हैं वो लोग तो हैं ही, लेकिन साथ में कुछ मिडिल क्लास लोग, जो जैसे कि बिली का कैरेक्टर हो गया जो सिंटारा के बाद में काम आता है, या फिर जेन हो गई, या फिर जेवियर हो गई, ये सब के सब चुने हैं सिर्फ अपनी थेरेपिस्ट ने, टोराबी। टोराबी एक बहुत ही ज्यादा सुलझी हुई है, लेकिन वो सीजन 1 में पूरे टाइम गलत का साथ देती है, मतलब कि सिंटारा का साथ देती है, और उसको पता नहीं होता कि सिंटारा ने एक्चुअली क्या किया है। तो पूरा का पूरा सीजन 1 एक इफेक्ट की तरह समझ लो कि एक एक्शन हुआ जिससे अगला एक्शन ट्रिगर हो गया, 4 लोगों को भेजा गया ये पता करते हैं कि क्या बाहर जिंदगी है या नहीं। अगर किसी को मिल जाती जिंदगी तो क्या होता, सिंटारा को पता चल जाता, और सिंटारा ने सीधा भेजा बिल्ली को कि उन 4 को खत्म कर दो। और ये बात भी बहुत सोच के बहुत बुरा लगता है कि वो साइंटिस्ट ह्यूमैनिटी की मदद करने के लिए 4 दिन 4 लोग साथ बाहर गए, और फिर वहां पे बिली पेज ने सिंटारा के कहने पे उन 4 को खत्म कर दिया। और फिर क्या, ये बात पता चल जाती है प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट फिर समझ जाता है कि अगर ये बात लो पता नहीं चली तो फिर बहुत बुरा होगा। तो प्रेसिडेंट एक अच्छी डीड करता है, वो आराम से टाइम लेके अपने बेटे के लिए सारी टेप रिकॉर्ड्स करता है, अपने बेटे को मैसेज छोड़ता है कि मैं रहूं ना रहूं, लेकिन हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये बात तो बोलता ही अपने बेटे को। और लेकिन उसकी डेथ की वजह कुछ और ही होती है। वो जब लाइब्रेरी जाता है तो फिर वहां पे जो कैरेक्टर होता है उस कैरेक्टर की अपनी एक बैक स्टोरी है, एपिसोड 8 में दिखाई है। और एपिसोड 8 में उसकी बैक स्टोरी दिखाई है जो मुझे काफी बढ़िया लगी कि भाई चर्नोबल में जो हुआ या भोपाल गैस ट्रेजेडी, तो ऐसा ऐसा कुछ दिखाने की कोशिश करी है। मेरे को लगता है बेसिकली चर्नोबल का रेफरेंस लेके यहाँ बताया गया है कि कैसे जो वर्कर जिन्होंने इस पैराडाइज का क्रिएशन किया, उन वर्कर्स को ही एक अनट्रीटेबल अनक्योरेबल डिजीज हो गया और सबके सब मारे गए। और ये बात ऑलरेडी पता थी अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को, लेकिन फिर भी प्रोजेक्ट मैनेजर को निकाल दिया गया उसको, और किसी ने उसकी बात सुनी नहीं। और ये बात हमें एपिसोड 1 में टीज कर दी गई कि कैसे जब जेवियर प्रेसिडेंट को बचाने के लिए गोली खाता है तो गोली मारने वाला वही होता है जो अल्टीमेटली प्रेसिडेंट की मौत का जिम्मेदार होता है। और जो फोर्स की गई है अलग अलग टाइम पे हमें लाइब्रेरियन को दिखाना, हमें लगता है लाइब्रेरियन ऐसे भी एक फालतू नॉन 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 रिकग्नाइजेबल कैरेक्टर कुछ भी है, मतलब ये लाइब्रेरी ऐसे ही डाल दिया, लेकिन नहीं नहीं, लाइब्रेरी का कैरेक्टर ने हमें काफी कुछ सिखाया। लाइब्रेरी कैरेक्टर ने हमें काफी ज्यादा एंटरटेन किया। बेसिकली ये पूरी की पूरी सिचुएशन एक डोमिनो इफेक्ट की तरह थी कि एक इवेंट ट्रिगर हुआ जिससे पूरा का पूरा डोमिनो इफेक्ट गिर गिर गया। और मैं बोलता हूँ कि ये काफी अच्छी राइटिंग का संकेत होता है कि पहले आप टीज कर दो कि एंड में ये होने वाला है। और हाँ, अगर आप इसे बहुत ध्यान से देखोगे, अभी तो मैंने ट्विस्ट रिवील कर दिया है, लेकिन हाँ सेकंड वॉच पे लगेगा कि भाई नहीं, ये ऑलरेडी टीज हो चुका था। और एपिसोड 7 में और 8 में जो होता है वो रैंडमली नहीं आता, वो ऑलरेडी टीज हो चुका था। लेकिन सीजन 2 की बात करें तो दैट इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। लेकिन एलेक्स एलेक्स हो गया, डिलन का कैरेक्टर हो गया, एन हो गई, ये बहुत सारी चीजें नई ऐड करी है सीजन 2 में। ऑफ कोर्स उनको नहीं पता था कि ये सीरीज इतनी बढ़िया बन जाएगी और इतना लोग पॉपुलर कर देंगे। एमी में नॉमिनेशन मजाक तो नहीं है कि इनको एमी में नॉमिनेशन मिल गया। ऑफ कोर्स एमी में कोई अवार्ड मिला नहीं, लेकिन नॉमिनेशन मिलना ही बड़ी बात है। जेम्स मार्स्टन और अपने ये स्टर्लिंग ब्राउन और अपनी ये सिंटारा समांथा के कैरेक्टर को, तीनों को नॉमिनेशन मिला। और इस पूरी सीरीज को आउटस्टैंडिंग परफॉर्मिंग ड्रामा सीरीज का नॉमिनेशन मिला एमी में। तो फिर हम जान सकते हैं कि बहुत सीजन 1 कितना बढ़िया कितना पॉपुलर हुआ था अपने टाइम पे, जो पिछले साल ही आया था। और सीजन 2 आया है
लोगों के मिक्स्ड ओपिनियन है इसको लेके कि सीजन 1 वाज समथिंग एल्स एंड सीजन 2 लास्ट ऑफ अस के रास्ते में चला गया। मतलब लास्ट ऑफ अस बोल सकते हैं क्योंकि लास्ट ऑफ अस में भी यही जर्नी होती है। एक बच्ची को एक अपना प्रोटैगनिस्ट एक जगह पे डिलीवर कर रहा है और वही उसकी जर्नी है, और ये भी कहीं ना कहीं उसी रास्ते पे चली जाती है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सीजन 2 में कुछ ऐसे एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करी है जो इस वर्ल्ड में इतने फिट नहीं बैठते। जैसे सुपर कंप्यूटर एआई एलेक्स, जिसको कोई भी प्रेडिक्ट कर लेगा कि वो एआई ही होगा, क्योंकि और टाइम ट्रेवल, सबसे बड़ी बात कि इन्होंने टाइम ट्रेवल इंट्रोड्यूस कर दिया है कि कहीं ना कहीं एक दो टाइमलाइन बन जाएगी। एक ये टाइमलाइन जो हम देख रहे हैं, और नेक्स्ट सीजन में जो शायद फाइनल सीजन हो सकता है, उस सीजन में कहीं ना कहीं ये शो अपनी एंडिंग पे आएगा और एंडिंग में सब कुछ रिसेट हो जाएगा कि अपोकलिप्स को आने से रोका जा सकता है। ऐसा हो सकता है, मेरी प्रिडिक्शन है कि अपोकलिप्स आएगा ही नहीं और सबकी सब लाइफ नॉर्मल हो जाएगी। प्रेसिडेंट कभी मरेंगे नहीं, जितने भी मरे हुए कैरेक्टर्स हैं वो वापस आ सकते हैं। बहुत कुछ हो सकता है सीजन 2 में। तो सीजन 2 में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये कहाँ, सीजन 3 में इंटरेस्टिंग होगा देखना कि कहाँ स्टोरी को लेके जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सब कुछ अंडर के चलने के चक्कर में ये जो पूरे सीजन 2 है उसमें कई सारे फिलर एपिसोड लगते हैं। कि सबसे बढ़िया बात है कि जेन का कैरेक्टर, अब ऐसा ही कुछ कुछ स्टोरी दी गई थी हमारे बिली पेस कैरेक्टर को, तो मेरे को समझ में आ गया कि भाई वो थोड़ा इमोशनल था। लेकिन यहाँ पे जेरी कैरेक्टर के लिए हम इमोशनल क्यों फील करें जब ऑलरेडी हम जेरी कैरेक्टर से इतना हेट करते हैं। और यहाँ पे ऑलरेडी ये दिखा दिया गया कि कहीं ना कहीं इसे 1997 में मैसेज आया था जिसपे लिखा था कि ये लड़की किलर होने वाली है, उसकी माँ को बता देते हैं। इसकी वजह से उसको माँ उसको ट्रीट करती है, और वही जिस क्रिएशन को रोकने, वो किलर को रोकने के लिए उसे बताया गया था, लेकिन उसी वजह से वो किलर बन जाती है। और ये बात भी बिल्कुल क्लीशे हो जाती है। वैसे क्लीशे सीजन 1 में भी थे, लेकिन सीजन 1 में थोड़ा अलग प्रेजेंटेशन था। सीजन 2 थोड़ा क्लीशे हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा मेरा फेवरेट एपिसोड है एपिसोड 1, जिसमें हमें अपनी एक्ट्रेस दिखती है एना कैरेक्टर प्ले करते हुए। वो एक्टर सेम थी जिन्होंने हमें फॉल्ट इन आवर स्टार जैसी बढ़िया फिल्म में देखा था। तो उसके बाद वहां से उनकी जर्नी कंटिन्यू होती है, और वहां से वो जर्नी कंटिन्यू करते करते एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं। फिर ये सीरीज में पैराडाइज का जो मतलब है वो खत्म सा हो जाता है, क्योंकि पैराडाइज एंड में डिस्ट्रॉय हो जाता है, सिंटारा कैरेक्टर चली जाती है, और फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारे जो मेन कैरेक्टर जेवियर के पास एक नया मिशन है, टू रीसेट ऑल दिस। अब ये सिर्फ एलेक्स की मदद से ही हो सकता है, और पूरे सीजन थ्रू आउट उसको ये सपने आते रहते हैं कि भाई कुछ होने वाला है, और वो उसके साथ, एलेक्स के साथ, सॉरी डिलन के साथ मिल के कुछ ऐसा करेगा जिससे वो दुनिया को बचा सकता है, दुनिया को बचा सकता है। तो ये चीज भी हमें बार बार देखने को मिलती है। बोलूंगा कि सीजन 2 में जो कैरेक्टर था अपना मेल मैन का कैरेक्टर, वो पूरा एपिसोड दिया गया था उसको, लेकिन फिर उसका भी कुछ एंड में कंक्लूजन देने के बजाय उसको भी एक ओपन एंडिंग पे छोड़ दिया जाता है। और वो चीजें काफी, मुझे लगता है कि एक इस सीरीज को रेपिटेटिव बना देती है कि एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करो, उसकी एक इमोशनल बैक स्टोरी दिखाओ, उसके बाद उस कैरेक्टर के साथ क्या करना है पता ही नहीं है। अब जे का कैरेक्टर हो गया, लास्ट में वो बच जाती है लेकिन नई जिंदा बच जाती है। अब वो आगे जाके हमें सीजन 3 में देखने को मिलेगी। बहुत सारी चीजें छूट जाती है। मैं बोलूंगा कि इस पूरी सीरीज की थीम की बात करें तो एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट सीरीज बोल सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर रियलिटी दिखाई गई है कि अगर अपोकलिप्स आता भी है दुनिया में, तो सबसे पहले रिच प्रिविलेज को चांस मिलेगा, क्योंकि हमेशा ऐसे सिचुएशंस में गरीब ही पहले मरता है और जो अमीर है वो अपने पैसे के दम पे निकल जाता है। ये बहुत ही ज्यादा कॉमन सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। और ये हमने कोविड के टाइम पे भी देखा कि कैसे जो गरीब लोग थे उनकी डेथ बहुत ज्यादा हुई, और अमीर लोग तो अपने घर में चिल कर रहे थे। और ये बात सोशली सोसाइटी क्लास डिफरेंस को बताई जाती है। मैं बोलूँगा कि ठीक है, इस सीरीज को ज्यादा उस जोन में लेके नहीं गए, ज्यादा कॉमर्स जोन में नहीं लेके गए। इस सीरीज पे एक बैलेंस बना के रखा है कि जितने भी जो अपर लेवल के लोग हैं, जैसे कि सिंटारा हो गए या फिर अपने प्रेसिडेंट हो गए, उनकी एक अच्छी साइड भी दिखाने की कोशिश करी गई है। और बिली पेस का कैरेक्टर हो गया, वो एक अच्छा कैरेक्टर था, और जिन का कैरेक्टर है वो भी एक अच्छी कैरेक्टर, लेकिन उनकी अपनी सिचुएशंस की वजह से उन्हें गलत काम करने पड़ते हैं। फिर
मोरालिटी इस दुनिया में रह नहीं जाती, क्योंकि बस अब तो लॉ एंड ऑर्डर कुछ है ही नहीं। लॉ एंड ऑर्डर सब गया भाड़ में। अब तो जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात है। मैं इस सीरीज के गानों की बात करूंगा कि सबसे पहले तो एपिसोड 7 का ही द फाइनल काउंटडाउन। भाई बहुत मजा आया वो सुन के, वो गाना ही मतलब ऑफ कोर्स उसका रीमेक बन चुका है हमारे बॉलीवुड में। और मैंने प्यार किया मूवी में उसके जितने सॉन्ग है मेरे सवालों का वो पूरा का पूरा उठाया गया है द फाइनल काउंटडाउन से। चाहे तो आप यूट्यूब पे सुन लेना, तो वो गाना भी बढ़िया मस्त आता है एंड में। और जिस तरीके से मोन्टाज दिखाते हैं उस गाने की तरह सिंग करके, वो बहुत बढ़िया था। और सीजन 1 के एपिसोड 6 में आता है आई ऑफ द टाइगर, लेकिन एक नया वर्जन है। जो रॉकी सीरीज का एक फेमस सॉन्ग है आई ऑफ द टाइगर, उसका एक अलग वर्जन बचता है। और यहाँ पे हमें कई सारे पॉप कल्चर रेफरेंस देखने को मिलते हैं, जिसमें आती है डाई हार्ट, जिसमें आते हैं अपने शोशांक रिडेम्पशन, बहुत सारे रेफरेंस देखने को मिलते हैं।